गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। हमारा आज का पहला टॉपिक है कॉर्बेवैक्स। तो कॉर्बेवैक्स एक वैक्सीन है जो कि बायोलॉजिकल ई कंपनी ने बनाई है। तो उसको ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जो है वो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दे दी है कि उसको 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं या जो एडोलेसेंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये वैक्सीन है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ये एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, मतलब कि जो आपका सार्स कोव 2 वायरस है उसका एक स्पेसिफिक पार्ट जो उसका स्पाइक प्रोटीन है उसको लेकर इस वैक्सीन को बनाया गया है। अब इसमें होगा क्या कि इस वैक्सीन में सिर्फ आपको जो है वायरस का स्पाइक प्रोटीन आपकी बॉडी में डाला जाता है ताकि आपकी बॉडी जो है इम्यून रिस्पॉन्स उसके खिलाफ बनाना शुरू करे। तो पूरा वायरस नहीं जा रहा आपकी बॉडी में, सिर्फ उस कोविड के वायरस जो है सार्स कोव 2 का जो प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन है जो सिर्फ वो आपकी बॉडी में जाता है। तो आपकी बॉडी को पता लगता है कि कोई भी स्पाइक प्रोटीन वाला अगर कोई ऐसी एंटी बॉडी आ रही है तो उसके आई एम सॉरी कोई ऐसी एंटी आई एम सॉरी यस एंटीबॉडी आ रही है तो उसको आपको कैसे रिएक्ट करना है, तो उसका इम्यून रिस्पॉन्स उसके खिलाफ डेवलप कर लेती है बॉडी। ठीक है। अब ये जो है टेक्निक बहुत सालों से यूज़ की जा रही है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी इसी टेक्निक से बन चुकी है। कॉर्बेवैक्स लेकिन ऐसी पहली वैक्सीन है जो कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट जो है यूज़ कर रही है, एक स्पाइक प्रोटीन की जो का ही यूज़ करके जो है वैक्सीन बनाई गई है। ऑफ कोर्स नोवोवैक्स जो है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, तो नोवावैक्स भी यही है, वैक्सीन प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। लेकिन सबसे पहले कॉर्बेवैक्स जो है वो बनानी शुरू हुई थी। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम आगे देखते हैं कि कॉर्बेवैक्स को कैसे बनाया गया। तो ये इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड है, हमारे बायोलॉजिकल ईज को बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है वो इसकी, लेकिन जो इसकी रिसर्च है वो बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन जो है उसके नेशनल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, ये यूएस बेस्ड एक जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने रादर एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इसको बनाया है। और उन्होंने जब ये पूरी टेक्निक बन गई तो उन्होंने बायोलॉजिकल ई को ये टेक्निक ट्रांसफ़र कर दी ताकि वो इसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सके। जैसे आपको पता होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने आपकी जो है हमारी ये कोविशील्ड जो है वो एक्चुअली उन्होंने बनाई थी। फिर उसके बाद उन्होंने जो है कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए उसका लाइसेंस दिया था। तो ये ऐसा ही सिमिलरली जो है बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन जो है उन्होंने आपके बायोलॉजिकल ई को ये लाइसेंस दिया है कि वो इसको लार्ज स्केल पर वर्ल्ड के लिए बनाए। ठीक है। अब कॉर्बेवैक्स डिफरेंट कैसे है? तो अब बाकी जो होती हैं वैक्सीन जैसे हमारी कोविशील्ड भी जो है वो आपको एडिनो वायरस का यूज़ कर रही है, लेकिन ये इतनी डिफरेंट वैक्सीन है कि ये सिर्फ स्पाइक प्रोटीन को टारगेट कर रही है और स्पाइक प्रोटीन लेकर जो है वो आपको आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब ये अब ऑफ कोर्स ये भी 2 डोज़ की वैक्सीन है, लेकिन ये इतनी सस्ती प्लेटफॉर्म पर बनाई जा रही है कि ये इतनी सस्ती होगी, सबसे चीपेस्ट वैक्सीन में से एक होगी, तो इसको लार्ज स्केल पर डिप्लॉय करना आसान होगा। ठीक है। तो अब ये जब ये वैक्सीन इवन बनने की स्टेज में थी तभी जो है इंडियन गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ रुपीस एडवांस में पेमेंट करके जो है 15 करोड़ लोगों के लिए ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया था। ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन के कंटेक्स्ट में हमारी जो गवर्नमेंट ने बहुत ही एडवांस प्री एम्प्टिव एक्शंस लिए हैं, बहुत जल्दी जल्दी ऑर्डर सिक्योर किए हैं। देखो अब ये मई या जून की आई थिंक न्यूज़ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने तब ये वैक्सीन बन रही थी उसी टाइम पर ऑर्डर दे दिया था 1500 करोड़ रुपए का एडवांस देकर, ये 15 करोड़ सिटीजन्स के लिए ये वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस कर दिया था। प्री क्लिनिकल स्टेज पे से लेके क्लिनिकल ट्रायल सपोर्ट तक जो है पूरा गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने साथ दिया है बायोलॉजिकल ई का इस वैक्सीन को बनाने के लिए। इवन आप कह सकते हो कि एक ग्रांट भी 100 करोड़ रुपीस की ग्रांट भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोलॉजिकल ई को दी थी इस वैक्सीन को बनाने के लिए। अब हमारा जो मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, अब हो सकता है आने वाले टाइम में हमें बूस्टर शॉट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें ये कॉर्बेवैक्स हमारे लिए एक बहुत ही कारगर जो है वो वैक्सीन साबित हो सकती है। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइजेस। तो आपको पता है कि ये फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइजेस जो है ये शुगर केन के लिए डिसाइड किए जाते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि शुगर मिल्स जो हैं वो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है फार्मर्स को 2 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं।
ठीक है। तो अब लेकिन फार्मर जो ग्रुप्स हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें एक ही टाइम पर ही चाहिए, क्योंकि दो ग्रुप्स में जो है दो इंस्टॉलमेंट में प्राइस देने का मतलब जो है वो प्राइस को जो है वो करंट वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए वो इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमें कंट्रोवर्सी में तो नहीं जाना है ऑफ कोर्स, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस क्या होता है, फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेड प्राइस क्या होता है, ठीक है। ये सब हमें पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजीज। तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस का मतलब होता है कि मिनिमम प्राइस, समझ जैसे एमएसपी होता है ना, वैसे ही एक मिनिमम प्राइस जो शुगर मिल्स को पे ही करना ही पड़ता है फार्मर्स को। तो ये फार्मर्स को जो है ऑफ कोर्स ये शुगर केन का जो प्राइस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, और उतना प्राइस जो है शुगर मिल्स को देना पड़ता है फार्मर्स को। लेकिन जो शुगर का प्राइस है वो मार्केट डिटर्मिंड है, उसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करती, उसमें कोई प्राइस डिसाइड नहीं होता। तो शुगर मिल्स जो है वो मार्केट के हिसाब से जो है वो प्राइस जो है वो चार्ज करती हैं। अब हमारा जो शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 है, उसके अंदर जो है एफआरपी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो यूनियन गवर्नमेंट जो देती है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो डिसाइड करती है, वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, यही आपके एमएसपी भी डिसाइड करता है, ठीक है। उसके लिए रिकमेंडेशंस देता है यूनियन गवर्नमेंट को। वही सेम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही आती है बॉडी, यही जो है यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, और इसी की बेसिस पर जो है एफआरपी यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस करती है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है फार्मर की, डिमांड सप्लाई सिचुएशन कैसे रही है, डोमेस्टिक प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस कैसे चल रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही एफआरपी की सजेशन जो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को देता है कि आप शुगर मिल्स को कहो कि इतना प्राइस फार्मर्स को मिलना ही चाहिए, ठीक है। अब इसी एक्ट के अंदर, इसी ऑर्डर के अंदर रादर, एक प्रोविज़न ये है कि जब फार्मर ने मिल को जब अगर आप जितना टाइम में शुगर केन जो है डिलीवर किया है, उसके 14 दिन के अंदर अंदर उसको फार्मर को पूरी पेमेंट मिल जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक ये भी जो है प्रोविज़न है कि अगर मिल्स जो हैं वो फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, कोई एग्रीमेंट कर लेती हैं, तो वो इंस्टॉलमेंट्स में भी जो है वो फार्मर्स को पैसा दे सकती हैं, ठीक है। तो इसी प्रोविज़न का फ़ायदा उठाते हुए, इसी प्रोविज़न का यूज़ करते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो है ये आपकी शुगर मिल्स जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट में फार्मर्स को पैसा देंगी। लेकिन जो है फार्मर्स का ये कहना है कि अगर आप एवरेज रिकवरी बैंड देखोगे, अब ठीक है, इसमें इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे मिलेंगे। तो पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी जो है फार्मर को मिल जाएगी शुगर मिल से, लेकिन जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है, अगर समझ लो चलो एग्जांपल लेते हैं कि 100 रुपये का प्राइस जो है देना है फार्मर को शुगर मिल ने, तो समझ लो कि 80 रुपीज़ जो है वो फार्मर को दे दिया शुगर मिल ने। लेकिन जब उन्होंने बाद में देखा कि करंट मार्केट प्राइस जो है वो तो समझ लो 90 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। तो 100 रुपीज़ तो जो है वो लास्ट ईयर के प्राइस के हिसाब से शुगर केन का प्राइस डिसाइड हुआ है ना, लेकिन करंट मार्केट सीजन के हिसाब से अगर वो इस टाइम 90 रुपीज़ देना है, तो वो अगली इंस्टॉलमेंट सिर्फ 10 रुपीज़ की देंगी फार्मर को, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 20 रुपीज़, जो कि 100 रुपीज़ बन जाएगा, ठीक है। तो करंट मार्केट सीजन के हिसाब से जो इस साल की जितनी उनकी रिकवरी होगी शुगर मिल्स की अगर सेल ही ज़्यादा ना हुई, तो वो ज़्यादा पैसे कैसे दे देंगी आपके शुगर फार्मर्स को, तो शुगर केन फार्मर्स को। इसीलिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि शुगर मिल्स को नुकसान ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये जो है वो मेथड निकाला है। लेकिन फार्मर्स जो हैं वो एक आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं कि जो है शुगर केन की जो ये शुगर मिल्स हैं, ये हमारे साथ धोखा कर सकती हैं। अब वो कह रहे हैं कि लास्ट ईयर के जो है एवरेज रिकवरी बैंड के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट के, अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, समझ लो कि लातूर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पिछले साल कम जो है वो प्राइस मिला था, तो उसका एवरेज प्राइस वहाँ पर डिसाइड हो जाएगा और उसके हिसाब से पहली इंस्टॉलमेंट चली जाएगी। जो दूसरी इंस्टॉलमेंट जानी है वो फाइनल रिकवरी जो है कैलकुलेट होने के बाद ही जानी है। तो वो कह रहे हैं कि आप जो है जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, फाइनल पेमेंट जो है हमारी जो है इस सीज़न के बाद जो है हमारे को अगर मिलेगा तो एवरेज प्राइस मिलेगा, और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो हमारी कम बनेगी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं
कि लास्ट ईयर हो सकता है कि हमारी जो है प्राइजेज़ जो हैं वो ज़्यादा हों, लेकिन इस साल हमारे प्राइजेज़ जो है वो कम हों। तो इसके हिसाब से जो है वो फार्मर्स इनके इनके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें 2 इंस्टॉलमेंट में मत दो, क्या पता हमारा आगे मार्केट जो है शुगर मिल्स की जो है वो आगे मार्केट अच्छी ना मिले या शुगर के प्राइजेज़ क्रैश हो जाएँ, तो हमारी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो हमारे को लिए जो है वो नुकसान वाली हो जाएगी। हमारे शुगर केन की जो है वो सारी जो हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा सेकंड इंस्टॉलमेंट में। तो आप हमको सारा जो है वो एक ही बारी में दो, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है अभी ये रेजोल्यूशन पास कर दिया, इसके खिलाफ ऑफ कोर्स जो प्रोटेस्ट होंगे अगर जो भी है तो वो देखेंगे, ठीक है। सो अब एफआरपी और एसएपी में फ़र्क क्या होता है? तो एफआरपी है आपका फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस और एसएपी जो है वो आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइजेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस, और जो शुगर केन के लिए ही जो है कई स्टेट्स जो है वो स्टेट एडवाइज्ड प्राइजेस भी जो है वो अनाउंस करती है। तो ऑफ कोर्स ये आपके पॉलिटिकल ही होता है ऑफ कोर्स ये, इसलिए हमेशा एफआरपी से थोड़ा बड़ा ज़्यादा ही अमाउंट होती है, क्योंकि वहाँ पर जो शुगर के प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो अपने फार्मर्स को ज़्यादा प्राइस देने के लिए जो है वो स्टेट एडवाइस प्राइजेस जो है, अब समझ लो कि ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से एमएसपी अनाउंस कर देती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है चार चिनारी आइलैंड्स। तो दो चिनार के बड़े जो है वो ट्रीज़ लगाए गए हैं चार चिनारी आइलैंड्स में। चार चिनारी आइलैंड्स आपके डल लेक में पड़ता है। तो चार चिनारी आइलैंड जो है वो आपके डल लेक में है। इसको रोपा लैंक या रूपा लैंक भी कहते हैं, और ये आपके श्रीनगर में ऑफ कोर्स डल लेक है, वहाँ पर ये आइलैंड पड़ता है। तो ठीक है, तो डल लेक में 3 आइलैंड्स हैं, उसमें से 2 के ऊपर जो है चिनार के पेड़ लगे हुए हैं। लेकिन जो ये 4 चिनारी आइलैंड है, यहाँ पर 4 मतलब चारों कोनों पर जो है चिनार के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन 2 जो हैं वो डैमेज हो गए थे 2014 की फ्लड्स में, तो इसलिए अब दोबारा से ये 2 लगाए गए हैं, ठीक है। अब जो है आपका वहाँ पर बाकी जो 2 आइलैंड्स हैं, एक का नाम उसमें से है रॉफ लैंक, जिसका नाम है जिसको कह सकते हैं सिल्वर आइलैंड, और दूसरा जो है वो है गोल्ड आइलैंड, जिसको सोनेलैंक जो उसका नाम है, ठीक है। सेकंड चिनार आइलैंड, फर्स्ट चिनार आइलैंड का नाम है रॉफ लैंक, दूसरे वाले का नाम है सोनेलैंक, ठीक है। सो अब ये जो है ये आइलैंड जो है चार चिनारी आइलैंड जो है वो बहुत फेमस हुआ। 1970 में एक बॉलीवुड सॉन्ग आया था अच्छा तो हम चलते हैं, उसमें राजेश खन्ना जी और आशा पारेख जी जो थी, और वहाँ पर शूटिंग हुई थी, तो इसलिए ये आइलैंड बहुत फेमस हो गया था, ठीक है। तो चिनार ट्रीज़ जो है उनको हम प्लेटेनस ओरिएंटलिस कहते हैं। इनको ओल्ड वर्ल्ड साइकमोर या फिर ओरिएंटल प्लेन भी कहा जाता है। तो ये डेसिडुअस ट्री है और ये बहुत ही लंबे टाइम जीता है, बहुत लंबी इसकी लाइफ होती है। और ये इसके जो है इसका जो लीफ होता है, आपने बहुत देखा होगा कि जब ऑटम आता है तो ये बहुत ही एक ब्लड रेड कलर का हो जाता है या येलो कलर का हो जाता है, तो बहुत ही सुंदर देखने को लगता है ये, ठीक है। तो इसको चिनार या चिनार कहा जाता है हमारे एशिया में। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है अंगाडियास। तो 3 मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स को जो है वो के खिलाफ एफआईआर किया गया है, क्योंकि उन्होंने एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की अंगाडियास से साउथ मुंबई में। तो अंगाडियास का सिस्टम क्या है? तो एक कि पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑफकोर्स ये इलीगल तो नहीं है, बट आप इसको थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो हवाला सिस्टम के तरह से, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो ट्रेडर्स हैं, समझ लो मुंबई में जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, वो जब उन्होंने अगर गुजरात में पैसा भेजना है, समझ लो मैं एग्जाम्पल से ही समझा रहा हूँ आपको, तो उनको जो अगर गुजरात में पैसा भेजना है तो वो कैश भेजते हैं। तो कैश कैसे भेजते हैं? वो इस अंगाडिया, एक पर्सन होता है अंगाडिया, जिसको सारा कैश पकड़ा दिया जाता है, और वो समझ लो ट्रैवल करेगा प्रॉपर ट्रेन के थ्रू, और वो कैश वहाँ पर लेके जाएगा, ठीक है। तो जो गुजराती मारवाड़ी या मालवाड़ी कम्युनिटी है वो जनरली इसका यूज़ करते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ट्रस्ट पे चलता है, क्योंकि आप एक पर्सन को, एक अंगाडिया को आप करोड़ों रुपए कैश दे रहे हो ताकि वो गुजरात में आपका पैसा डिलीवर कराए। तो अगर आपको उसके पर ट्रस्ट नहीं है तो ऑफकोर्स आप उसकी सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो जनरली ये कई सालों से, कई डेकेड से वही अंगाडिया उन्हीं ज्वेलर्स के लिए काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनको ज्वेलर्स को उनके ऊपर या ट्रेडर्स को उनके ऊपर ट्रस्ट होता है। अब ये सिस्टम लीगल है, यस ये लीगल सिस्टम है, लेकिन कई बार इसमें देखा गया है कि अनअकाउंटेड वेल्थ भी जो है इस पैसे इस सिस्टम के थ्रू ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। तो उस पर ऑफकोर्स तब उस टाइम पर पुलिस एक्शन लेती है। लेकिन अंगाडियाज जो है उनके साथ जो है ऐसी रॉबरी या फिर उनके साथ एक्सटॉर्शन क्यों होती है? तो अंगाडियाज, क्योंकि अब आपको पता है कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कैश जो है वो लेके जाते हैं, और जनरली वो सेम उसी ट्रेन, क्योंकि जैसे गुजरात से अगर मुंबई से उनको गुजरात जाना है तो जनरली वो सेम ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं। तो जो लोग रोज़ जा रहे हैं उन्हें पता लग जाता है कि ये पर्सन अंगाडिया है, ये इतने पैसे लेके रोज़ जाता है या हर 2 दिन बाद जा रहा है, तो उन्हें पता लग जाता है, ठीक है। कई बार जो उन ट्रेडर्स के फॉर्मर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी नज़र रखते हैं कि ये पर्सन इस ट्रेडर का अंगाडिया है, ये वहाँ पर पैसा लेके जाता है, तो वो भी जो है क्राइम कर डालते हैं और इन अंगाडियाज़ को लूट लेते हैं, ठीक है। और
क्योंकि अंगाड़ियाँ जो हैं ये पैसा लेके जा रहे हैं, कैश लेके जा रहे हैं, तो उनको लूटना बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो कोई ट्रेस भी नहीं होगा कि पैसा कैश कहाँ पे खर्च कर दिया, कहाँ पे चला गया, तो इसलिए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रॉबरी वगैरह होती रहती है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है परमानेंट इंडस कमीशन। तो 10 मेंबर इंडियन डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान अभी विजिट करने वाला है 1 मार्च से 3 मार्च तक, क्योंकि मैंडेटरी है हमारे इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर कि हर साल में 31 मार्च से पहले एटलीस्ट एक बार जो है परमानेंट इंडस कमीशन जो है वो एनुअली मीट करेगा, ठीक है। परमानेंट इंडस कमीशन जो है एक बायलैटरल कमीशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि इंडस वाटर ट्रीटीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया था। अब ये साल में एटलीस्ट एक बार ज़रूर मिलता है 31 मार्च से पहले खासकर, और ये आपके दोनों गवर्नमेंट को जो है वो कोई भी प्रॉब्लम है उसको स्टडी करेगा, उसको रिपोर्ट करेगा, कोई डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, फिर ये टेक्निकल विजिट्स करेगा, जनरल टूर करेगा, इंस्पेक्शन करेगा इन रिवर्स की कि जो है 5 साल में खासकर एक बार कि इंस्पेक्शन करेंगे उस एरियाज़ की जहाँ से ये रिवर्स जा रही हैं। फिर और जो अगर कोई इंपॉर्टेंट स्टेप लेने की ज़रूरत है तो इस ट्रीटी के हिसाब से वो इम्प्लीमेंटेशन अच्छी से करने के लिए वो स्टेप्स भी लेता है ये, ठीक है। अब इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में देखते हैं। 1960 में इसको साइन किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी और प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच। तो ये इंडस वाटर सिस्टम की जो 6 नदियां हैं, जो कि जो है आपका इंडस बेसिन ऑफ कोर्स तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, तो जो इसमें 6 नदियां हैं उनके डिवीजन के लिए ट्रीटी साइन की गई थी। तो जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं झेलम, चिनाब और इंडस, ये तीनों की तीनों जो है वो पाकिस्तान को जो है वो अलॉट हुई, और 3 ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलुज ये इंडिया को अलॉट हुई। तो इंडिया जो है इन वेस्टर्न रिवर्स जो पाकिस्तान को अलॉट हुई हैं उनको कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह में जो है इरिगेशन के लिए जो है छोटे छोटे डैम तो नहीं बना सकते हम, लेकिन छोटे छोटे कनाल्स बना के हम इरिगेशन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं कंजम्पशन पर्पस के लिए। मतलब हम कोई स्टोरेज या फिर इरिगेशन सिस्टम, बड़े इरिगेशन सिस्टम, डैम नहीं बना सकते इन वेस्टर्न रिवर्स के लिए के ऊपर जो कि पाकिस्तान को लोकेटेड है, ठीक है। अब ये जो पूरी ट्रीटी है ये वर्ल्ड बैंक ने हमारी ब्रोकर कराई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इसके अंदर ही जो एक आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म भी बना के दिया कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो ये वर्ल्ड बैंक जो है वो एज अ थर्ड पार्टी जो है वो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। और उससे पहले हमको आपस में डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए परमानेंट इंडस कमीशन भी बना कर दिया गया, जिसकी आप ये मीटिंग हो रही है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Corbevax. So the Drugs Controller General of India has given emergency use authorization to biological E companies vaccine called Corbevax for the use in the age group of 12 to 18 years. Okay, so this is a recombinant protein subunit vaccine. So what it means actually is the spike protein from SARS-CoV-2 virus has been taken, and this will be used to inject into the human body so that only the spike protein of the virus goes into the body and not the entire virus. So once the body sees that this kind of spike protein has come into the body, it will start developing immune response against the injected spike protein. So there will be no complication of the virus because the virus has not gone into your body, but only the spike protein has gone into the body, and this body will develop the immune response against the injected spike protein. Okay, but of course, let me tell you one thing, that in case like we have seen in Omicron, if there is a very huge mutation in the spike protein, then our body would not be able to identify it because it is used to the spike protein of the original virus. Okay, so that's why generally we say that Covaxin has been the most potent vaccine, because it is the inactivated SARS-CoV-2 virus. Okay, so it has been found to be working on almost all the variants as against other vaccines like the mRNA vaccines or even these recombinant protein subunit vaccines like the Corbevax or Novavax. Okay, so anyways, let's get back to the topic here. So this technique has been used to make hepatitis B vaccines, and now Corbevax has been the first among the first COVID-19 vaccines to use this spike protein or the recombinant protein subunit format of developing the vaccines. Okay, so you know that Novavax has also been developed using this spike protein only. Okay, so how this Corbevax was made? So although this vaccine is indigenously produced by
Biological E. The Baylor College of Medicine's National School of Tropical Medicine in the US, they have actually developed it. So they have done the actual research, but after developing this format of or this platform of vaccine, they have transferred the technology to Biological E, that is the Hyderabad based company of India, so that they can produce it on a large scale to meet the demand of the world. Okay, so this transfer of technology has happened to Biological E, and Biological E on behalf of BCM is producing this vaccine on a large scale, so that the scale can reach to such a level that we can supply it to the rest of the world. Okay, so how Corbevax is different? Like I've told you that unlike other vaccines, like even the Covishield of India, we're not injecting any virus. Okay, and unlike our mRNA vaccines, we're not even sending the RNA of the virus. We are at the second stage, we can call it the second stage. So we are only targeting the spike protein, so we are injecting the spike protein in the body, so that the human body starts developing an immune response against it. Okay, so of course Corbevax is also a 2-dose vaccine, and because it has been made using a very low cost platform, it will be one of the cheapest available vaccines in the country. So why it matters? So you know that Indian government's vaccine response has been tremendous. So you can see that Indian government, even in the May or June period last year, when this vaccine was in the developing stage, the government of India placed an order of 1500 crore rupees in advance to block about to block vaccines for about 15 crore Indian citizens. Okay, so apart from that, we also supported Biological E during the preclinical and clinical trial support period, and we also the government also gave this company a grant in aid of 100 crore rupees from the Department of Biotechnology. Okay, so of course after now this vaccine has been given the EUA, so it will be become a part of our vaccination program. So now let us the next topic, which is fair and remunerative prices. So recently, Maharashtra government has issued an government resolution, and it will allow sugar mills to pay the basic FRP in two tranches, that is in two installments. But the farmer groups are opposing it because they're saying that they want it in the lump sum amount. The entire payment should be made in one go. Because what is the issue? So this let us discuss about the issue. Although of course it is not important for us, but let me tell you let me explain it to you in case this story develops in the future. So what the government is saying to the sugar mills, so first of all should know that this FRP is basically kind of an MSP that the government asks sugar mills that at least this much amount of price you should pay to the farmers. Okay, so in what the sugar mills are saying, that what if we pay them higher price but we do not realize the price of sugar in the market? So in that case we will be at loss. So what the government has said to the sugar mills, that yes, let's do one thing. You pay the average price of the last year, the average price that you have earned in by the sale of sugar last year. So based upon that, you pay the first installment. Let's say they earned about 100 rupees. Okay, so they have to pay 100 so they have to pay according to the 100 rupees. Let's say they deduct their processing fee, their profit, etc. 50 rupees has been deducted, so 100 minus 50 is 50 rupees. So they have to pay 50 rupees to the farmers. So what they would do is they would pay 25 rupees in advance in the first installment, and the rest of the 25 rupees would be paid only after the sugar mills will sell their produce, that is the sugar. Okay, so in case let's say they realize a higher price, let's say they realize 60 rupees, or then in that case they would pay 40 rupees, not 40 actually 35 rupees later on to the farmers, because they have realized higher price of sugar in the market. But in case the prices crash, let's say
we were taking the example of 50 rupees. Let's say the prices crash to 40 rupees. Okay, so in that case the sugar mills would not suffer losses, they would only pay 15 rupees to the farmers, and that's what the farmers are resenting. The farmers are saying that they are transferring the market and unpredictability to us. We should not be made to suffer in case the market suffers losses. Okay, so that's why the farmers are protesting against this move. And now let us get back to the basics, that what is fair and remunerative prices. So this is basically the minimum price that sugar mills have to pay to the farmers. So this FRP is basically fixed by the central government, and the prices of sugar are market determined. So there is the problem here. The sugar mills have to suffer losses in case in case the price of sugar falls down, and that's why they don't want to pay the farmers in advance. They want, if they want to make sure that in case they suffer losses, they would deduct the amount from the farmers share of sugarcane. Okay, so that's why they are saying that we would pay them in two tranches. So anyways, so according to the sugarcane control order of 1966, the CACP, that is under the Ministry of Agriculture, this CACP advises the union government that this amount of prices should be given by sugar mills to the sugarcane farmers. Okay, so several factors like cost of production, demand supply situation, international prices, all these factors go into the determination of this price that is recommended by the CACP to the union government. So based upon that, FRP is decided, and the sugarcane mills have to pay that amount to the farmers. But there are certain conditions, like in case like the sugarcane control order also says that the sugar mills have to pay the farmers within 14 days of the date of delivery of the sugarcane to them. Okay, but of course there is a provision. In case the sugarcane mills enter into a contract or an agreement with the farmers, then they can pay the farmers in installments, like this what this Maharashtra government is using. They are using this provision. They're asking these farmers should be paid in installments. So, but of course the farmers are not getting ready for it. They are not willing to accept it. So they are saying that the market unpredictability would or the market situation would be transferred to us. So in case the sugar mills suffer losses, they would transfer these losses to us, and there is already little transparency. Okay, so that's why they're protesting against the government's move. We also have to see what is the difference between FRP and SAP. So SAP is the state advised prices. So like FRP is determined by the central government, these state advised prices are determined by the sugar producing states. So state governments, basically it is like the state deciding the MSP. So states which are the largest producers of sugarcane, or the sugarcane farmers, where the sugarcane farmers are in number, they also, these states also announce these state advised prices. So these prices are of course higher than the FRP. Okay, so now let us see the next topic, which is Char Chinari Island. So two tall chinar trees were planted recently at the Char Chinari Island, which is in the middle of Dal Lake, and these islands are basically part of the Dal Lake. Okay, so there are three islands in total at the Dal Lake, and one of them is Char Chinari Island. So why this Char Chinari? Because on every corner, on all the four corners of this island, there were chinar trees, but two of them were destroyed during the 2014 floods. That's why these two have been planted now. And there are the two other islands are the Roflank Island, that is the Silver Island, and the Sonelank, that is the Gold Island. So these are the three islands which are there on the Dal Lake. And this Char Chinari Island specifically became famous in the 1970s when the Bollywood movie when a Bollywood song was shot there, starring Rajesh Khanna and Asha Parekh ji. So anyways, what is this chinar tree? So chinar trees are also called Platanus orientalis. So these are the old world sycamore or oriental plane. They are very large, and they are basically deciduous trees, and they are known for their longevity and spreading crown. So you know that they have a particular kind of leaves. So they are generally deep green, but they change into blood red color during autumn season. So they become very
beautiful during the autumn season. Okay, so now let us see the next topic, which is Angadias. So an FIR has been recently registered against three Mumbai police officials because they were threatening Angadias and they were extorting money from them in South Mumbai. So this Angadia system is basically a century old parallel banking system. So you can compare it with Hawala, but it is not actually Hawala because Hawala is illegal. This is a legal system in which the let's say Mumbai traders send their cash generally to their relatives or to their home in Gujarat. So what they do is they send this money through a person called Angadia. So Angadia is basically the person takes a sum of money or a commission, and this person takes the cash from the trader sitting in Mumbai, and the person, this Angadia, actually travels to that location in Gujarat and delivers the money to the concerned person. Okay, so generally the jewelry business, the traders in jewelry business uh, transfer their money to their home state. Generally, Gujarati, Marwadi, or Malbadi community uses this form of transferring money. Of course, it works on a trust. So you know that you are transferring so much amount of money through a person who is called Angadia, and if you don't have trust, you of course would not hand over lakhs or crore of rupees to that person. This is basically a decades old relationship between Angadia and the traders. That's why they trust them. Okay, so of course this system is legal, but sometimes it has been found that unaccounted money also travels through the system, um, and these Angadias have often been targeted by the robbers. Okay, so you know that because they're carrying so much cash, and generally a certain number of trains travel between Gujarat and Mumbai. So the the other people know that this person who is traveling with so much bags, or who travels so frequently, they know that this person is an Angadia. So there has been certain robberies, they often become the target of robberies. So even sometimes the former employees of the traders who know that this person is Angadia of this trader, and this person travels occasionally on behalf of this trader, so these former employees also target these Angadias, and these Angadias have been the perpetrators of the crime. Okay, so now let us see the next topic, which is Permanent Indus Commission. So a 10-member Indian delegation will visit Pakistan very soon for holding the annual meeting of Permanent Indus Commission. So, of course, it is mandatory to hold a meeting at least once a year for this Permanent Indus Commission between India and Pakistan. So, this is a bilateral commission, and this has been formed to manage the goals of Indus Water Treaty 1960. So, this they generally meet every year to study and report to their respective governments regarding any problem relating to the development of waters of these rivers, to solve disputes which arises from the water sharing. They also make technical visits to project sites. We can say that they take necessary steps for the implementation of the treaty. Okay, so about the Indus Water Treaty, it was of course signed in 1960 between uh, Pandit Jawaharlal Nehru ji and President Ayub Khan of Pakistan. So, of course, we have the six rivers of Indus Basin. All of them, of course, originate from Tibet because they are part of Indus Basin. And according to this treaty, the three western rivers, the Jhelum, Chenab, and Indus, were allocated to Pakistan, and the three eastern rivers, Ravi, Beas, and Satluj, were allocated to India. But of course, India has the rights to use um, the three western rivers, which were of course allocated to Pakistan, only for non-consumptive consumptive purposes. Okay, so like small irrigation purposes or for agriculture, etc. We can utilize the three western rivers for that according to the treaty, but we cannot build large storage dams or irrigation systems on these western rivers. Okay, so this treaty was of course brokered by the World Bank, and they also created an arbitration mechanism that in case of a dispute, then we can both of our countries can approach World Bank for this neutral arbitration. Before reaching the arbitration, we have to discuss all the issues at the Permanent Indus Commission, of course, which meets once every year. Okay, so that's why they are meeting again, because it is mandatory under the treaty.
So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.